हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब तक आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 वीडियो मिल चुके हैं, ठीक है। और आज अपना होगा पार्ट 3। उसमें जो पीछे जो 2 वीडियो आपको मिले हैं उनमें जो भी मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करवाने थे वो मैंने वहां पे आपको करवा दिए हैं। और इस वीडियो में आगे मैं आपको जो मेरे पुराने वीडियो हैं वो एडिट करके यहाँ पे दे दूंगा। आपको कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना है। तो जितने वहां से लास्ट ईयर के जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। कुछ क्वेश्चन जो मुझे हटाने हैं उनको मैं हटा दूंगा। तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो अपने 3 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पे। और फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट जो हैं वो क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिलने हैं। आपका चाहे कोई क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के नाम से हो रहा हो, चाहे वेरी शॉर्ट के नाम से हो रहा हो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आगे जिसमें मिलता जाए वो कहीं भी पूछ सकता है। सेक्शन ए के अंदर मिलेगा, बस आप ये ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि सर ने तो एक भी फिल इन द ब्लैंक्स का करवाया नहीं। क्वेश्चन वही फिल इन द ब्लैंक्स के बनाने थे, तो मैंने क्या किया कि वही क्वेश्चन सेम रख लिया है। वो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, हो सकता है आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में। तो मल्टीपल चॉइस पे तो आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस वाला कोई फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उनको रेडी करना है, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको अच्छे से आप रेडी कर देंगे। तो आगे का जो पार्ट है वो आप देखेंगे मेरे इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें आपको गिवन है P A अपॉन B इज इक्वल टू P B अपॉन A। और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे हमने काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर इधर उधर करके लिए हैं, प्रोबेबिलिटी कंडीशन के ऊपर, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सह प्रतिबंध प्रायिकता के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में भी काफी क्वेश्चंस लिए थे। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और हैं अपने पास अभी। तो P A अपॉन बी इक्वल टू क्या गिवन है, P B अपॉन A। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। क्या रखना है, फॉर्मूला। तो देखो A अपॉन B का फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबको पता है, P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। B अपॉन A का क्या होता है, यहाँ भी A इंटरसेक्शन B, इसमें तो कोई चेंज होता है नहीं, आपको सबको पता है। और यहाँ नीचे A है तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो P इंटरसेक्शन B से P इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 1 से ये इधर 1 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, PA इक्वल टू PB। PA इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से, PA इक्वल टू PB। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ठीक है। तो इसी में हम अगला क्वेश्चन नंबर 12। और जो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है उसमें आपको कह रहा है यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, यानी पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो, ठीक है ना। पेयर ऑफ डाइस, पासों का जोड़ा, जोड़े का मतलब, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 डाइस की बात कर रहा है। तो आपको प्रत्येक पासे पे सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन इच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ठीक है। अगर आप कोई भी पेयर डाइस का थ्रो कर रहे हैं तो उस पे जो नंबर आएंगे वो कैसा होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में लिख के नहीं करेंगे, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत इस चीज का आइडिया कर सकते हैं। हमें ये पता है कि अगर हम पेयर ऑफ डाइस यानी पासों के जोड़े को अगर थ्रो करते हैं या रोल करते हैं या उछालते हैं तो हमें टोटल जो हमारा जो सैंपल स्पेस होता है, मींस प्रतिदश समष्टि सैंपल स्पेस,
उसमें कितने रिजल्ट आएंगे? टोटल 36 आएंगे। और हमें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है उसको हम कोई नाम दे देंगे, इवेंट ए बी ई जो भी नाम देना चाहिए, और वो नंबर हम मान लो हम उसको हमने क्या नाम दे दिया? इवेंट ए। और वो कैसा होना चाहिए? जो रिजल्ट आएंगे 36, तो हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछ रहा है कि जो भी हमें नंबर मिले वो कैसा होना चाहिए? इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। सम अभाज्य संख्या, इवन भी हो और प्राइम भी हो, सम भी हो अभाज्य भी हो। तो ऐसा केवल हमारे पास एक ही रिजल्ट होता है। जो हमारे पास 36 रिजल्ट होते हैं, सबको पता है 36 रिजल्ट कौन से होते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6, ऐसे 3 1 से लेके 3 6 तक, 4 1 से लेके 4 5 1 से लेके 5 6 तक, और 6 1 से लेके 6 6 तक। तो उसमें से ये 2 2 वाला केवल एक सिंगल ऐसा रिजल्ट होता है जो इवन और प्राइम दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है। क्योंकि हमें इस बात का भी पता है कि 2 ही एक ऐसा, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी दुनिया में प्राइम नंबर होते हैं, उनमें केवल 2 ही इवन होता है, बाकी सारे ओड होते हैं। तो ऐसा रिजल्ट क्या है आपका मिला? 2 2। एक ही रिजल्ट मिला, तो यहाँ एन ए का मान कितना आएगा? 1। यानी इवेंट ए के अंदर कितने रिजल्ट आए? एक ही रिजल्ट आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ए। सबको पता है फॉर्मूला, एन ए अपॉन एन एस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल केस यानी एन ए कितने हैं? 1, और टोटल आउटकम्स कितने थे? 36, यानी कुल परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 36। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा है तो वैसे ही याद रह जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन की, बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन था आपका। 13 हमने 12 तक कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में फिर स्टेटमेंट सही आ गया। दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, यानी दो घटनाएं हैं, उन दो घटनाओं को हम कब इंडिपेंडेंट इवेंट बोलें, ये बात हमसे इसमें पूछी जा रही है। अगर दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र कहते हैं, यदि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए ऑप्शंस जो बी है मैं उस पर बात करना चाहूंगा। पी ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर कभी भी दो इवेंट ऐसे आपके पास बिना बीच में कोई साइन या कोई नोटेशन लिखी हुई है, तो उसका मीनिंग जो होता है वो होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। ये आप समझेंगे, उनके बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा, ए और बी अगर हम मान लें एक बार के लिए, अगर ए और बी कैसे इवेंट हो जाए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए डैश बी डैश भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश भी क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट होंगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और पी ए डैश कैसे निकालते हैं? 1 माइनस पी ए, और पी बी डैश कैसे निकालेंगे? 1 माइनस पी बी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन क्या होगा सही। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे सी ऑप्शंस क्या है? पी ए बराबर पी बी। पी ए बराबर पी बी होना कोई इंडिपेंडेंट इवेंट की डिफाइन ही नहीं है कोई ऐसा कुछ। पी ए प्लस पी बी 1 होना, इससे भी कोई इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होता। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं पहले बता चुका हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है ऐसी दो इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप इससे ये लिख सकते हैं ये बात, और ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है? इवेंट ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, दोनों साइड से। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और अच्छा क्वेश्चन है। अभी 4 ऑप्शंस हैं और कंडीशंस एक ही गिवन है। आपको क्या गिवन है? ए सबसेट बी।
इसमें भी मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद में आप इस स्टेटमेंट को सीधा ही याद रखें तो ज्यादा बेटर है। एग्जाम टाइम में आपका टाइम भी बचेगा और एक तरीके से ये फॉर्मूला कंडीशंस भी आपकी है। तो आपको बस इतना ही गिवन है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए सबसेट बी एंड पीबी इज इक्वल टू नॉट जीरो। पीबी इज इक्वल टू नॉट जीरो। जो इंग्लिश मीडियम में टाइप है उसमें ना पी टाइप नहीं है, तो वो हिंदी मीडियम से ऊपर आप देख लेंगे पीबी इज इक्वल टू नॉट जीरो है, ना कि बी इज इक्वल टू नॉट जीरो। ना क्या लिखा हुआ है इसमें, बी इज इक्वल टू नॉट जीरो, उसकी जगह करेंगे पीबी इज इक्वल टू नॉट जीरो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए ए सबसेट बी, ए सबसेट क्या है, बी है। ये बस इतना ही गिवन है हमें, तो फिर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमने लास्ट वीडियो में एक कंडीशंस काम में ली थी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाए ए, तब हमने वहां उल्टा यूज लिया था। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आ जाए तो हमने क्या लिखा था, ए सबसेट बी। आज हमें कह रहा है कि ए बी का क्या है, सबसेट है। सबसेट का मतलब उप समुच्चय, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के, तब हम बोलते हैं ए बी का क्या है कि सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए हो गया। ये बात हम लिख सकते हैं अगर ए बी का सबसेट है तो, और ये आपको गिवन है कि ए तो बी का क्या है, सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर हम इसको दोनों साइड पी का यूज कर ले ना, प्रोबेबिलिटी लगा दे दोनों साइड, तो पी ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ए। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक बार इक्वेशन फर्स्ट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ए। वहां भी एक कंडीशन थी, हमने पी से पी कैंसिल किया था दोनों साइड, है ना, उसका एकदम उल्टा चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं ए अपॉन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, सप्रतिबंध प्रायिकता का। तो ये हमें आता है ए अपॉन बी का, तो क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, अपॉन में कितना आ जाएगा, पी बी। और ये हमने पहले ही निकाल लिया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो किसके इक्वल है, पी ए के। पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी ए के। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट से पी ए और नीचे आपका पी बी है। इसको हम क्या दे दें, इक्वेशन सेकंड। क्या दे दें, इक्वेशन सेकंड। तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्या गया, पी ए अपॉन पी बी। इसके अलावा हम एक कंडीशन और भी जानते हैं, वी नो डेट पी बी लेस देन इक्वल 1। कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होती है, यानी 0 लेस देन इक्वल पी ए लेस देन इक्वल 1, यानी 1 से तो हमेशा क्या रहेगी, लेस देन इक्वल ही रहेगी। ये हम सबको पता है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन इक्वल क्या होगी, 1, और 0 से क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल, या तो 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। तो इतना तो कंफर्म है कि पीबी हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल 1 रहेगा। अगर इस पीबी का हम उधर डिवाइड कर दें, उधर डिवाइड, तो पीछे क्या बचा, इधर 1, लेस देन इक्वल 1 अपॉन पीबी, और इसको पलट के इधर लाएंगे तो 1 अपॉन पीबी क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू पहले लिख दी, इसको बाद में लिख दिया, बस इतना ही किया है। बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर दें, पी ए का, तो इसको पी ए अपॉन पीबी बोलेंगे, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे पी ए, है ना। बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर दिया, पी ए का। ठीक है, अब कई सोचेंगे सर देखो साइन तो यहाँ इक्वल का है ही नहीं, आप गुणा भाग कर रहे हैं दबा के बिल्कुल, तो है ना, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था, हम प्रोबेबिलिटी में हमें पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं करेगा। नेगेटिव हो तो पंगा होता है, पॉजिटिव में तो कोई पंगा ही नहीं। और इस बात की तो 100% गारंटी है कि पी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इस साइन की टेंशन बिल्कुल भी ना लें प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सेकंड से पी ए अपॉन पी बी किसके इक्वल है, पी ए अपॉन बी के। तो यहां क्या लिखेंगे, पी ए अपॉन बी की जगह पी ए अपॉन बी, और ग्रेटर देन इक्वल पी ए। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, सी। तो आप ये स्टेटमेंट, हमने इस टी के ऊपर एक सेम क्वेश्चन किया था, बस उसमें यहां क्या नहीं था, इक्वल का साइन नहीं था। आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में पी ए अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल पी ए, और पी बी अपॉन ए ग्रेटर देन पी बी।
तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, इस पे काफी क्वेश्चंस है इधर उधर से, ठीक है ना। यानी इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल पी बी, ये स्टेटमेंट भी इसी का ही है ना। तो इनको हम डायरेक्ट याद रखें कि ऊपर जो होता है ना, ऊपर ए है तो पी ए से बड़ा होगा, ऊपर बी है तो पी बी से बड़ा होगा, चाहे ये इक्वल आए या ना आए। जब क्वेश्चन में इक्वल होता है तो हम इक्वल साथ में ले लेते हैं, नहीं होता तो नहीं लेते, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में पी ए अपॉन बी ग्रेटर देन होगा पी ए से, और पी बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल होगा पी बी से। तो ये स्टेटमेंट आप जितना डायरेक्ट याद रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब बात करते हैं 15 के ऊपर। आपको कह रहा है कि एक पासा जिसके 3 फलक, फलक का मतलब हम सबको पता है पासा जो होता है डाइस, उसके 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। तो उस पे कह रहा है कि जो 3 फलक हैं, जो 3 फेस हैं, उसके ऊपर क्या लिखा गया है 1 1 1। यानी आपको डाइस जो होती है ना, डाइस, उसके ऊपर 3 जगह 1 1, ऊपर इस साइड किधर भी लिखे होंगे ऊपर 3 फेसेस पे क्या लिखा हुआ है 1। अदर जो 2 है उस पे 2 जगह 2 2 लिखा गया है, और एक फेस पे 5 लिखा गया है। को उछालने पे प्राप्त संख्याओं का माध्य, माध्य पूछ रहा है। यानी द मीन, माध्य का मतलब मीन, द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 ऑन द 3 फेसेस। 1 कितने लिखे फेसेस पे लिखा गया 3 फेसेस पे, और 2 ऑन 2 फेस, और 5 ऑन 1 फेस। यानी टोटल 6 फेस होते हैं। हमारी जो डाइस होती है उसके कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं 6, जिसपे 3 जगह 1 1 लिखा हुआ है, 2 जगह 2 2 लिखा गया, और 1 जगह 5। तो हमें क्या बताना है मीन। अब सबसे बड़ी बात, मीन बताने के लिए पहले क्या आना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन आना चाहिए। और हम सबको पता है कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके टोटल रिजल्ट, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6 ही होते हैं। तो यहाँ पे हम ना डिटेल में ना लिख के बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि अपना मल्टीपल चॉइस का ही क्वेश्चन है और मीन पूछा है, तो हम सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। बस क्या बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे और डिटेल में हम बात करेंगे जब इन पे क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम शॉर्ट में ही काम चला रहे हैं एक बार। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाते हैं, तो जब हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 लिया था, जिसमें कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से मैंने कहा था कि उसमें आपको 2 स्टेटमेंट यानी 2 पॉइंट ये याद रखने, वो दोनों भी मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा कि हमने वो बिल्कुल सही बात की थी वहां उस पॉइंट के ऊपर। तो उसमें दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया था वहां पे कि आप बस वो 2 पॉइंट याद रखने, वो दोनों हम यहाँ चेक करेंगे। अब देखिए एक्स क्या होता है यहाँ पे, ये जो कैपिटल एक्स हम लिखते हैं इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर। हर क्वेश्चंस में आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा वो बताता है, जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपको बताएगा कि जो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो हेड का यानी चित, या टेल यानी पट का बनाना है ना। ऐसे डाइस थ्रो करेंगे तो बताएगा कि इवन नंबर का बनाना है, ओड नंबर का बनाना है, या ना कुछ कंडीशंस आपको देगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, हमें तो सीधा सीधा क्या पूछ रहा है मीन, और कह रहा है डाइस को थ्रो करना है एक बार। तो हमें ये पता है कि डाइस के ऊपर क्या क्या लिखा गया है, डाइस के ऊपर 3 फेसेस पे तो 1, 2 फेसेस पे 2, और एक 1 फेस पे 5। यानी डाइस के ऊपर ओनली 3 नंबर हमारे पास, 1 है, 2 है और 5 है। वैसे नॉर्मली डाइस के ऊपर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं, परंतु यहाँ पे आपको केवल 3 नंबर ही लिख के दिए अगले ने 1 2 और 5। पर ये कह रहा है कि 1 जो है वो तो 3 फेस पे लिखा गया है, यानी 1 को 3 टाइम लिखा गया, 1 1 1 3 फेस पे अलग अलग। तो 1 के आने के चांस कितने हैं 3 टाइम्स है, 3 टाइम 3 बार आ सकता है 1 1 आपका। तो टोटल कितने हैं, डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल रिजल्ट कितने होते हैं 6 ही है। तो 1 के आने की px का मतलब क्या है, इस x की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जो भी x के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, x की जो भी ये पॉसिबल वैल्यूज हैं उनकी क्या निकालते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, संगत प्रायिकता, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो 1 कितने फेसेस पे लिखा गया 3 फेसेस पे, तो क्या लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी 3/6। 3/6 का मतलब कितना होता है 1/2,
ठीक है ना। ये एक बार चलो 3/6 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 2 कितने फेसेस पे लिखा गया है? 2 पे, दो जगह 2 2 लिखा गया है, तो कितना आ जाएगा 2/6। और ये कहां लिखा गया है 5 केवल 1 पे, तो कितना आ जाएगा 1/6। अब देखिए मैंने क्या कहा था वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो हम ये px के सामने, ये जो px के सामने जो ये वैल्यू लिखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते समय ये जो वैल्यू लिखते हैं, इन सभी का जो सम है, इन सभी का जो सम है वो कितना आएगा 1 आएगा। तो 3 + 2 5 + 1 6, 6/6 कितना हो जाएगा 1। यानी आप इनको जब ऐड करोगे, एलसीएम लोगे, तो हमेशा क्या आएगा ये 1 आएगा। तो सिग्मा पी आई की वैल्यू कितनी आएगी 1। सही थी बात अपनी। दूसरा क्या कहता कि पी आई क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, पी आई क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो ये जो है ना यही पी आई होता है भाई आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में पी आई। पी एक्स को क्या लिखा जाता है पी आई। तो ये देखो 3/6 0 से बड़ा है, 2/6 0 से बड़ा है, और 1/6 भी क्या है 0 से बड़ा है। तो दोनों कंडीशन क्या कर रहा है फॉलो। और कभी भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चंस करें तो हमेशा ये चेक करें कि px के सामने जो ये वैल्यू लिखी गई है इन सभी का सम 1 है या नहीं है। अगर गलती से कभी सम 1 नहीं आया तो मान लेना आपने गलत कर दिया क्वेश्चंस। आगे हम काफी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ये तो अभी एक शॉर्ट में ले रहे हैं बस। अब यहां हमें पूछा है मीन, मीन यानी माध्य, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई। क्या होता है पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई का मतलब क्या है ये भी समझिए। पी एक्स को बोलते हैं पी आई, और ये जो एक्स है इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं एक्स आई। तो पी आई एक्स आई का मतलब क्या है, पी आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना। पी आई एक्स आई का मतलब क्या है दोनों गुणा में, मल्टीप्लाई में। और समेशन का मतलब क्या होता है ऐड करना। तो जब भी आपको मीन निकालना हो तो बस क्या करना है, ये जो आपकी टेबल है इसमें इन मानों को आपस में, यानी ये इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, और क्या कर दो इनको ऐड। तो ये 1 जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3/6 से। समेशन का मतलब क्या होता है प्लस। ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2/6 से, प्लस ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 1/6 से। तो कितना हो जाएगा टोटल ये 3/6। 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/6, और 5 को 1 से करेंगे तो 5/6। एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। तो 5 + 4 9 और 3 12, तो 12/6 यानी कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस केस में आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है अपना 15, तो 15 में ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बी होगा बी। 1 2 5 3 2 1। ठीक है, तो मैंने मीन बता दिया आपको, बाकी हम आगे और क्वेश्चंस में करेंगे मीन वगैरह सब डिटेल में। अभी अपना ये मल्टीपल चॉइस में था, तो मल्टीपल चॉइस में आप सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस बनाए, और कोई क्वेश्चन पूछ भी लेगा तो ऐसा ही सिंपल सा पूछेगा जो आपकी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है। इसी में एक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आपका 16। ठीक है, सब बुक के क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक बॉक्स में 100 बल्ब है। कितने बल्ब हैं, बल्ब्स कितने हैं भाई हमारे पास 100 है। टोटल जो बल्ब है वो कितने हैं 100 है। और इसमें कह रहा है कि डिफेक्टिव यानी त्रुटि युक्त, डिफेक्टिव कितने हैं डिफेक्टिव जो बल्ब है वो कितने हैं 10 है। टोटल 100 है, जिसमें से डिफेक्टिव यानी जो खराब होते हैं, जो त्रुटि होते हैं, जो ठीक नहीं होते वो कितने हैं 10 है। बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटियुक्त न होने की प्रायिकता क्या है। इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 bulbs 10 are defective. The probability that out of a sample of 5 bulbs none is defective. यानी 5 बल्बों का, 5 बल्ब का एक, उससे 5 बल्ब निकाले जाते हैं किसमें से, टोटल 100 में से। किसमें से, सैंपल। कितने का सैंपल निकालते हैं हम 5 बल्बों का। ठीक है,
तो हमें कह रहा है कि जब हम वो 5 बल्ब निकालेंगे तो उसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, एक भी बल्ब क्या नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का हमारा 13.5, ठीक है ना, कौन सी एक्सरसाइज का है, 13.5 की एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ही आपको ये आइडिया आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है। अब ये सारी जो चीजें हैं इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशंस करूंगा जब हमारे थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, कि हमें थोड़ा क्वेश्चंस देख के कैसे आइडिया हो कि ये बेस थ्योरम का है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है टेबल वाला, और ये हमारा कौन सा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन का है, ठीक है ना। तो कौन सी एक्सरसाइज का है, तो ये सारा डिस्कशन हम करेंगे जब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड का आएगा। तो अभी हम इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन का 13.5 एक्सरसाइज की बात हो रही है, और आपको पता है पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले के ऊपर है। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है, और जो हमारे 13.5 एक्सरसाइज है, जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है द्विपद बंटन का, है ना, वो फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं। वो था x इजिकल टू आर एन सी आर p की पावर x और q की सॉरी x की जगह क्या है यहाँ पे r, x भी ले सकते हैं r की जगह x और x की जगह r, कोई दिक्कत नहीं है। p की पावर r और q की पावर n माइनस r, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और यहाँ पे क्या होता है, p प्लस क्यू इजिकल टू क्या होता है 1, p प्लस क्यू इजिकल टू क्या होता है 1। p किसको डिनोट करता है, सफलता की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू किसको डिनोट करता है, असफलता की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, ठीक है। दो ही चीजें होती हैं, सफलता और असफलता। यानी बल्ब अगर त्रुटि युक्त आया तो उसको आप सफलता कह देंगे, नहीं आया तो असफलता कह देंगे। तो आप उल्टा भी उनको मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किसको सक्सेस बोलना चाहते हैं और किसको अनसक्सेस बोलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा निर्भर कि उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो P क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की प्रायिकता, और Q क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, असफलता की प्रायिकता। और दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखो इस पूरे में एक तो P है एक Q है, R तो हमें क्वेश्चन में देगा कि आपको कितने पे वैल्यू निकालनी है, वो R हो जाएगा। और N क्या होता है, N हम N को कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कोई भी कॉइन और डाइस के क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी सिक्का और पासा, डाइस और कॉइन, इस पे बात करेंगे, तो जितने टाइम्स आप कॉइन को टॉस करते हैं या डाइस को थ्रो करते हैं वो आपकी N की वैल्यू होगी। मान लो आपने कॉइन को 10 टाइम टॉस किया तो N की वैल्यू कितनी होगी, 10। और जब भी हमारे कोई बल्ब आ गया, कोई बॉल वाला क्वेश्चन आ गया ना, इनमें आप जितने बल्ब यानी जितने का सैंपल निकालते हैं, नमूना है ना, 5 बल्बों का निकाल रहे हो, 10 का निकाल रहे हो, वो क्या होगा, आपका N का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम PQ सब शॉर्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें किसका पता करना है, N का। किसका पता करेंगे, N। तो देखो N का मतलब क्या है, कितने बल्ब का सैंपल लिया गया है, यहाँ पे 5 बल्ब्स का, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। P हमें पता है क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की प्रायिकता। और हम सक्सेस यहां किसको बोल रहे हैं, जब हमारे पास क्या आ जाए, एक डिफेक्टिव बल्ब आ जाए। अगर हमारे पास कोई डिफेक्टिव बल्ब आता है, यानी त्रुटि युक्त बल्ब आता है, डिफेक्टिव खराब आता है, तब हम क्या मानते हैं, उसको सक्सेस बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे, सक्सेस। तो यहां P क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस। और सक्सेस हमें कब मिलेगी, जब क्या आएगा हमारे पास, डिफेक्टिव बल्ब। तो कितने हैं डिफेक्टिव बल्ब, 10, तो 10 आ सकते हैं। और टोटल कितने, 100, तो 10/100 कितना हो जाएगा, 1/10। और Q निकालने का फॉर्मूला होगा हमेशा 1 माइनस P। 1 में से P को माइनस कर देंगे तो कौन आ जाएगा, Q, क्योंकि दोनों क्या होते हैं 1, P प्लस Q कितना होता है 1। तो Q में से 1 में से P को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/10 यानी कितना हो जाएगा, 9/10। इसमें हम हमेशा हमारा जो x होता है, जिसको हमने क्या बोला था, रैंडम वेरिएबल, इस x को हम मानते हैं। तो यहाँ पे x किसको मानेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब,
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है तो हमें ये चीजें इतनी नहीं लिखनी है। जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे 4 मार्क्स में तो ये सारी चीजें डिटेल में लिखेंगे। फिर भी मैं यहाँ बहुत सारा लिखवा रहा हूँ चीजों को ताकि समझ में आ जाए। एक बार आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो फिर आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। इन चीजों को आपको लिखना नहीं है, सीधा यहीं से PQ सब लिखेंगे डायरेक्ट। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला था। एन क्या बताया था, जितना आप सैंपल लेते हो बल्ब्स का या कोई भी बॉल्स का, कितनी चीजें आप निकाल रहे हो उससे। तो यहाँ 5 बल्ब्स का सैंपल ले रहे हैं तो एन की वैल्यू 5। पी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और हमने सक्सेस किसको बोला, जब हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब आ जाए। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 10, टोटल 100। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/10। क्यू की वैल्यू जब भी निकालनी है तो 1 में से पी को माइनस कर दो, तो 1 - 1/10 कितना हो जाएगा, 9/10। और एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। यानी जिसके बारे में आपसे पूछता है उसको आप हमेशा एक्स डिनोट कर देंगे। कोई बल्ब की बात है तो बल्ब ले लेंगे, कोई भी हेड और टेल की बात है तो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल ऐसे ले लेंगे। कार्ड की बात करेगा तो कोई कार्ड का ले लेंगे, या नहीं हमेशा आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ सक्सेस। जब कुछ समझ में नहीं आए तो एक्स को क्या मान लो, नंबर ऑफ सक्सेस, सफलता की संख्या। अब क्वेश्चंस में क्या पूछना चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप 5 बल्ब का जो सैंपल लेंगे उसमें नन इज डिफेक्टिव, कोई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या वैल्यू पूछना चाह रहा है। अपना ये फॉर्मूला यूज लेंगे तो पहले आप लिखेंगे P ब्रैकेट में X, और ये जो X है ये हमने किसको डिनोट किया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब यानी खराब बल्बों की संख्या। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, मुझे कोई खराब नहीं चाहिए, एक भी खराब नहीं चाहिए। तो x बराबर क्या लेंगे, 0। यानी ये जो r था स्मॉल r, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि अगला कह रहा है कि मुझे एक भी खराब नहीं चाहिए। और x किसको बताता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। जब कोई खराब नहीं है तो x का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, 0, क्योंकि एक भी खराब नहीं है। अब इधर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ n लिखा हुआ है और n कितना है, यहाँ 5। तो आप लिखेंगे 5C 0, क्योंकि r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखो, यहाँ r है और यहाँ r है, तो ये यहाँ पे कितना है आपके पास मान 0, तो यहाँ भी कितना आएगा 0। फिर क्या लिखा हुआ है P, तो P कितना आया था 1/10। और देखो यहाँ r है तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है r, तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी पावर कितनी आएगी 0। फिर Q कितना आपके पास 9/10, 9/10। और 9/10 Q की वैल्यू और Q की पावर में कितना है, n माइनस r, तो n कितना है 5 और r की वैल्यू कितनी है 0। तो 5C0 कितना होता है 1, ठीक है। 5C0 की वैल्यू होती है 1। कल को 10C0 आ गया तब भी 1। कहने का मतलब जब तक यहाँ 0 होगा, यहाँ क्या होगा 0, तब तक आपकी वैल्यू कितनी देता रहेगा, ये 1। चाहे यहाँ 5 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आए, कुछ भी आए। तो ये एक अपना फॉर्मूला होता है NC0 1 और NCNB 1, है ना, कॉम्बिनेशन। ये सारी चीजें हम 11th में पढ़ते हैं। आगे जब हम बड़ा क्वेश्चंस लेंगे तो वहां थोड़ा सा डिस्कशन इन चीजों पे करेंगे कि इनको भी कैसे सोल्व करते हैं। अगर ये चीजें किसी को नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हम इन पे डिस्कशन करें या नहीं करूं मैं इसके ऊपर, क्योंकि ये मैं मान रहा हूं कि आप 12th में आ गए हैं तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि NC0 भी 1 होता है और NCN भी 1 होता है। तो 5C0 1 हो गया, 1/10 की पावर 0 भी कितना हो गया 1, तो बचेगा क्या आपके पास 9/10 की पावर 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 9/10 की पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से, सी ऑप्शन हो जाएगा सही।